आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। वह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा के निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि हिसार एयरपोर्ट का काम अंडर कंस्ट्रक्शन और जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में बने रहने के सवाल पर सीएम ने दो टूक कहा कि वो बीजेपी में थे, हैं और आगे भी बने रहेंगे। वहीं इस दौरान सीएम ने यूक्रेन से लौटे छात्रों और पंचायत चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। इस दौरान उनके साथ डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। अंडर कंस्ट्रक्शन ही है एक प्रकार का, जो रनवे बन रहे हैं उसके रनवे बनने के बाद कुछ समय के बाद बड़ी फ्लाइट्स वहां उतरना शुरू होंगी और फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उसका जो शेड्यूल बनेगा वह आपके सामने आएगा। लेकिन लगातार काम जो जारी है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। मैं समझता हूँ जल्दी ही देखिए, कोई किसी की भी बात कुछ भी आए उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का उससे क्या है, वो तो हर कोई, यानी यूँ तो वहाँ आम आदमी पार्टी के जो लोग राज्यसभा मेंबर हैं वो भी, मुझे तो ये मालूम है कि हमारे बहुत एक अच्छे नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है हेल्थ सॉइल कार्ड, जो मृदु स्वास्थ्य योजना, उसमें हरियाणा में कुछ भी काम नहीं। और ऐसे ये 20,000 बच्चे जो हैं ये यूक्रेन में जाकर के एडमिशन लिया, वहाँ उस मेरिट का कोई ध्यान नहीं रखते, वो तो केवल पैसा लेकर के अपना एडमिशन उनको देते हैं। अब चूंकि एक घटना घट गई, दुर्घटना ही है वास्तव में, वो उनका कोई हमारे देश से कोई संबंध नहीं उस घटना का, लेकिन चूंकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमको उनको सुरक्षित वापस लेके आना था। सब सुरक्षित वापस लौट आए हैं, किसी की कोई हो जाएगा। जहाँ तक पंचायत का चुनाव है उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था, हम 42 को 50 करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया। मुझे लगता है जो 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज यूक्रेन रूस वॉर पर बोले और कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर युद्ध हो तो आम आदमी पर हमला नहीं हो, अस्पताल शेल्टर होम्स को निशाना नहीं बनाया जाए। विज ने बोला कि मामले में यूएनओ और वर्ल्ड फंड अपनी भूमिका जरूर निभाएं। और ये दायित्व हमेशा बातचीत से हल हुआ करते हैं, परंतु अगर युद्ध होना भी है तो आम आदमी के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए, शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए। और ये दायित्व युद्धरत देशों की होती है, जो भी देश युद्ध में शामिल हैं, हमेशा बातचीत से हल हुआ करते हैं, परंतु अगर युद्ध होना भी है। महम पहुंचे बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जहां विधानसभा के लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के लिए आदेश भी दिए। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि महम के लोग हमेशा संघर्ष के लिए पहचाने जाते हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि मनोहर सरकार ने महम समेत पूरे हरियाणा का विकास किया है। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है, साथ ही घोटाला कर अपनी जेब भरने का काम किया है। देखिए, हमारे बिजली विभाग में पहले हमारी कंपनी जो पूरे देश में 41 कंपनी है, डिस्कॉम कंपनी जो है, जो पावर आगे बांटती है, उनमें जो अच्छा परफॉर्म करती है उनमें हम 15वें 17वें नंबर पे थे। आज के दिन हम 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। गुजरात की 4 कंपनी है, अकेली 1 नंबर पे है, उसके बाद हम नंबर 2 पे हम आते हैं। गुजरात के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस है हमारे यहाँ। इस वक्त 5592 गाँव में 24 घंटे बिजली, 6304 गाँव सारे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और हमारा लाइन लॉस जो था
कांग्रेस के वक्त 31% था और आज के दिन 14% है। मतलब हम 17% कम, जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता है। तो कांग्रेस तब 3700 करोड़ घाटे में बिजली का महकमा जा रहा था, आज 2000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में। वहीं दक्षिणी हरियाणा में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अहीर रेजिमेंट का समर्थन करते हुए कहा कि उनका अहीर रेजिमेंट आंदोलन को पूरा समर्थन है। बनवारी लाल ने अहीरवाल को जवानों की खान बताया। उन्होंने कहा कि अहीरवाल के जवानों ने समय समय पर देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में सेना के क्षेत्र का गौरव बढ़ाने के लिए अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। वहीं बनवारी लाल ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, लोगों को पीएम मोदी के मन की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। बनवारी लाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, साथ ही बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। देखो, जिस तरह से अहीरवाल क्षेत्र में किसानों की खान आपने जवानों की खान कहा जाता है, और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादा ही बच्चे हैं जो सेना के प्रति ज़्यादा रुझान रखते हैं और सेना में भर्ती भी होते हैं, और देश के लिए समय समय पर उन्होंने अपनी वो भी दिया है, प्राणों की आहुति भी दी है। तो ये इसको देखते हुए इस जो क्षेत्र का गौरव बढ़ाने के लिए मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। देखो, ये थोड़ा पैरेलल सा काम है। जब सरसों के भाव बढ़ गए तो फिर तेल के भाव भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पर जो कंट्रोल करेगी गरीब आदमी को उसको सस्ते दर पर मिलेगी। विपक्ष के कई बड़े नेता और कुछ खिलाड़ी हरियाणा सरकार पर नौकरियों में खेल का कोटा खत्म करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट सरकार के बचाव में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खेल कोटा खत्म करने जैसी कोई फैसला नहीं लिया है और विपक्ष बेवजह इससे मुद्दा बना रहा है। उन्होंने कहा, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी नौकरियों में खेल कोटा खत्म करने वाली बात को नकार चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग खिलाड़ियों को बहकाकर अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। बबीता फोगाट ने इस दौरान बॉक्सर विजेंद्र सिंह पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह तो बड़ा नेता बनना चाहते हैं, इसलिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने अगर देखा हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 23 तारीख को सीएम साहब ने खुद ये आपको शायद न्यूज़ वालों को ये प्रेस नोट भेजे या न्यूज़ वालों के सामने उन्होंने बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खेल कोटा जैसे चल रहा था वैसे ही है। हमने किसी डी ग्रुप में स्पेशली या कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है। जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही सारी स्थिति और सारे जो खेल कोटा जो आरक्षण था वैसे ही रहेगा। खिलाड़ियों को गुमराह किया जा रहा है। वो गुमराह करने वाले तो हर जगह हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, गुमराह करने वालों को तो गुमराह करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए और कुछ भी बना सकते हैं। गुमराह करने वाले तो जिनके हाथ पैर नहीं होते वो चीज भी बना सकते हैं। के लिए बता हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता की कोशिशों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने नया कदम उठाया है, जिसके लिए बिश्नोई ने अपने पिता और पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल के कभी सियासी गढ़ रहे करनाल को चुना है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आदमपुर के विधायक और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई अब एक्टिव हो चुके हैं, जिसके बाद कुलदीप जीटी रोड बेल्ट पर रैली के लिए पहुंचे। कुलदीप के पिता स्वर्गीय भजनलाल करनाल से सांसद रह चुके हैं और कभी उनका सियासी गढ़ भी था, जहां से कुलदीप बिश्नोई ने अपने अभियान की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, कुलदीप बिश्नोई राज्य के हर जिले में जन जागरण रैलियां करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में जहां करनाल और आसपास के कार्यकर्ता एकजुट हुए, वहीं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में नदारद दिखे। किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर अन्नदाता सरकार से 2-2 हाथ करने की जुगल में लगा हुआ है, लेकिन इस बार पिछले आंदोलन की तुलना में काफी फर्क है।
इस बार किसानों ने अपनी मांगों को लेकर गोहाना में महापंचायत की है, जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने शिरकत की। इस बार किसानों ने ये महापंचायत भूमि अधिग्रहण कानून, खराब फसल का मुआवजा, स्पेशल गिरदावरी, गन्ने का भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर की है। आपको बता दें कि पहले भी किसान हरियाणा सरकार से इन मांगों को लेकर पंचायत कर चुके हैं और अब किसानों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए महापंचायत कर अपना विरोध जताया है और कहा कि अगर सरकार उनकी बातें नहीं मानती है तो सरकार क्या आने वाले दिनों में मुसीबतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जो इसमें मुख्य मांग रखी गई है कि हरियाणा के अंदर सरकार ने जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल उसको बैकडोर से पारित कर दिया है और उसके खिलाफ हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं। मेन मुद्दा वही है। दूसरे सभी जो बातें हैं जैसे एमएसपी की गारंटी के कानून की बात है, जो बीबीएमबी का मामला है, वो पंजाब और हरियाणा का अलग नहीं है, वो एक ही है। और ये भी बात है जो इसको भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये पंजाब और हरियाणा का अलग मैटर है। ये भूमि अधिग्रहण करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, जो एक जमीन अधिग्रहण का कानून बनाया गया पिछले साल विधानसभा में, वो 3 कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई, जब जमीन ही नहीं बचेगी, जिस कानून के तहत जमीन छीन ली जाएगी और जमीन ही नहीं बचेगी, तो फिर ना तो एमएसपी का फायदा रहेगा, ना फसलों की खरीद का फायदा रहेगा। तो इसीलिए जो ये जमीन छीनने वाला कानून है, जिस कानून में नियम बना दिया गया कि अब किसी किसान की कोई सहमति नहीं ली जाएगी जमीन का एक्वायरमेंट करते समय, कोई 4 गुना उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जो नेशनल हाईवे और जो रेलवे लाइन है, उनके 2 किलोमीटर दाईं तरफ, 2 किलोमीटर बाईं तरफ, 4 किलोमीटर की चौड़ाई में वो जब चाहे सरकार जिसकी चाहे जमीन एक्वायरमेंट कर सकती है। तो जो ऐसे जो ये गोरे अंग्रेज पहले कानून बनाते थे, अब ये काले अंग्रेज इस तरह के कानून बना रहे हैं, तो उसके खिलाफ गांव-गांव में जाके बिगुल बजाएंगे। राम रहीम ने सुनारिया जेल से डेरा अनुयायियों के नाम चिट्ठी भेजी है, जहां डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में आयोजित नाम चर्चा में यह चिट्ठी पढ़कर सुनाई गई। इसके साथ ही चिट्ठी को डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। राम रहीम की इस चिट्ठी में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख ने लिखा है कि उसने कभी किसी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करना तो दूर, ऐसा कभी कल्पना में भी नहीं सोचा है, बल्कि वो खुद सब धर्म का सत्कार करते हैं और सबको सत्कार करने की शिक्षा देते हैं। वहीं इस चिट्ठी में राम रहीम ने फरलों का भी जिक्र किया है, तो वहीं डेरा की ओर से सफाई अभियान को लेकर भी राम रहीम ने चिट्ठी में जिक्र किया है। पिछले 6 दिनों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई है। ईंधन की बड़ी कीमतों का असर रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर भी दिखाई दे रहा है, जिससे आमजन काफी परेशान है। लोगों का कहना है कि यदि लगातार महंगाई ऐसे ही बढ़ती रही तो घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। भैया, महंगाई तो जी तोड़ बढ़ रही है। महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है पब्लिक की। महंगाई में सभी चीज, जो घरेलू जो भी घरेलू क्या जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं, सब महंगाई है ही। अब सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में कि भाई जो महंगाई कम करे। कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना? भैया बहुत मुश्किल हो रहा है, समझो। सब्जी पे बहुत महंगाई है रही है, बाल बच्चे पे केम जाए केम ना जाए, कमाई है ना, सिलेंडर है वहाँ पे पैसा बढ़ रहे हैं, लकड़ी लाने तो उनको पैसा आना, जो कमेरी ना है तो पैसा कहाँ से आएगा, दुकान कहीं लकड़ी ना है तो क्या करें। भैया महंगाई तो बस पूछो मत, इतनी बढ़ रही है, परेशान है महंगाई से हम। रोज सिलेंडर के रेट बढ़ा, रोज सरसों के तेल के रेट ऊपर नीचे चलते ही रहे, इतने परेशान हो गए, ना बचत होती ना कुछ। और रोज भैया हर चीज़ महंगी है, सिलेंडर पर फिर 50 रुपये बढ़ गए, सरसों के तेल, इन तेलों पर रेट बढ़ते रहते हैं, हर चीज़ पर मैदा सब महंगी होगी जा रही है दिन पर दिन। आम बस खर्चा निकालना ही बहुत भारी पड़ रहा है अब तो। और महंगाई इतनी हो रही है कि हमारा गुजारा हो नहीं पा रहा। हमारे ये सब चीज़ के कम रेट होना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे काम धंधे भी नहीं रहे, हम बहुत परेशान हैं। कितनी मुश्किल हो रही है घर चलाने में? मुश्किल हो रही है कि घर चला ही नहीं पा रहे हम। इतनी
कि घर में सब्जी तक नहीं जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है और पेट्रोल पंप पहुंचने पर रेट सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। महंगाई को लेकर फरीदाबाद में लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। जो हमारे पेट्रोल डीजल पे डेली आए दिन दाम बढ़ रहे हैं। इसी महंगाई की वजह से काफी लोग, कोई नहर में अपनी मोटरसाइकिल फेंक के खुदकुशी कर रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। इस सरकार में काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं नॉर्मली, जिसे हम कहते हैं। और इस महंगाई को काफी दिनों से देख रहे हैं, हम भी सब आदमी देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार को भी पता है कि इस महंगाई को काफी ज्यादा हो गया, इसको कम किया जाए। जो हमारा सरसों का तेल पहले 40-50 रुपए लीटर आ जाता था, आज वो 200-250 रुपए लीटर हो रहा है। डीजल पेट्रोल जो 50 रुपए में 1 लीटर 1.25 लीटर आ जाता था, वो काफी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। जी, पेट्रोल दिनों दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या नाम है, आज 99 रुपये हो गया है, कल मैं 98 रुपये का भरवा के लाया हूँ। बच्चों की फीस भी भरनी होती है, बच्चों की मतलब कि प्राइवेट स्कूल में इतने दाम बढ़ रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और क्या नाम है, कोरोना काल 2 साल आपके वैसे ही निकल गए, दाम भी बढ़ गए हैं। गैस के दाम 50 रुपये बढ़ गए। बताओ, हम क्या गरीब जनता पे बोझ पड़ता है, क्या करें बताओ। इतने परेशान है, 50 रुपये गैस का दाम बढ़ गया, बताओ। मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिन के लिए चक्का जाम करने की घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद रोडवेज डिपो के अधिकारियों ने भी हड़ताल को नाकाम करने के लिए प्लानिंग कर ली है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुरानी पेंशन नीति बहाली सहित कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी यूनियनों ने 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की घोषणा की है। ये हैं कर्मचारियों की मांग: पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रोडवेज में नई बसों को शामिल करना, 2016 के चालकों को नियमित करना, रोडवेज को प्राइवेट हाथों में जाने से रोकना। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही और यही कारण है कि कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सरकार जो ये धक्काशाही कर रही है, महकमे बेच रही है, एयर इंडिया बेचती है, रेलवे बेचती है, रोडवेज हरियाणा पर रोडवेज बेचने जा रही है, जिसका पूर्ण रूप से कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। और 28-29 तारीख को पूरे देश का पूरा संगठन, चाहे कोई भी मजदूर है, दिहाड़ीदार है, सभी हड़ताल पर रहेंगे। और किसान हमारे पास आज भी आगे गए हैं और उन्होंने कहा है भाई कोई भी अगर सरकार धक्काशाही करेगी तो हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। 2 दिन के चक्का जाम करने की घोषणा के बाद हड़ताल को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी अपना समर्थन दे रही है। इसके साथ ही किसानों ने भी हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को समर्थन दिया है। तो वहीं हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को जगाने के लिए 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। सरकार हमारी बातों पर ध्यान देते हुए जल्दी से हमारी मांगों को पूरा करे और 10,000 बसें बेड़े में शामिल करे ताकि 84,000 बच्चों को रोजगार मिले, हर जनता को सुविधा मिले। जल्दी से जल्दी सरकार हमारी सुनवाई करके हमारी मांगों की तरफ ध्यान देते हुए सभी बातों का फैसला करे। हड़ताल के दौरान किसी को भी परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज कर्मचारी लोगों को हड़ताल के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जनता को परेशानी सरकार की नीतियों के कारण हो रही है। सरकार से दुखी है, बार बार वार्तालाप करने के बावजूद कोई स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार इस बात पे कोई अमल नहीं कर रही। हम आज हरियाणा रोडवेज सिरसा साझा मोर्चा के तमाम साथी इस बात को लेके जनता को जागरूक करने के लिए 28 और 29 मार्च को हरियाणा रोडवेज का पूर्णतः पहिया और पेन जाम रहेगा। इसलिए 2 दिन की जो समस्या होगी उसके लिए हम सिरसा की जनता से, हरियाणा की जनता से और भारत की जनता से अक्षमा चाहते हैं। भैया सरकार की नीतियों के कारण जनता को 2 दिन तकलीफ उठानी पड़ेगी।
इस हड़ताल में रोडवेज कर्मचारियों को कई संगठनों का भी साथ मिल रहा है। कुछ संगठनों ने खुलकर साथ देने का भरोसा दिया है, तो कुछ संगठन खुलकर सामने नहीं आए। रोडवेज कर्मचारियों का दावा है कि इस हड़ताल में जनता भी उनके साथ हिस्सा ले रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने एक बीएमएस को छोड़ के, जबकि हरियाणा में खास तौर पे हरियाणा रोडवेज में तो बीएमएस भी हमारे साथ है, बिल्कुल सफल होगी। जिस तरह लोगों का गुस्सा देख रहे, किसान भी आज आके गए, कहते जी हम टोल बंद करेंगे, जो कोई बस या कोई चलेगा तो अपनी जिम्मेवारी पे चलाएं, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। हम इस बात को सोच के अपने आज बसें सारी आज ही वापस डिपो बुला लेंगे। तो इसलिए जनता हमारा साथ है, हमने भी पीछे जनता का साथ दिया, जनता हमारा साथ देगी। ये जनता की लड़ाई है ताकि सुविधा मिले। बस बेड़े में 10-14 हज़ार बसें शामिल हो तो तमाम बहनों और भाई जो पढ़ने आए हैं गाँव में दो टाइम की तो सर्विस मिले, सस्ती सुविधा परिवहन की सेवा मिले, ये हमारा मकसद। तो वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि चक्का जाम से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। आंदोलन के दौरान अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ प्रशासन से भी मदद ली जाएगी। 2 दिन की हड़ताल के बाद कोई हल निकलता है या नहीं, ये तो 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। सिरसा से हरियाणा न्यूज के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद में जन कल्याण संस्था द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उनका फूल माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं विपुल गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये संस्था गरीब बच्चियों की शादी कराने के लिए काम करती है, साथ ही गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको किताब, ड्रेस और तमाम चीजें भी मुहैया करवाती है। जन कल्याण संस्था द्वारा सालाना आज यहाँ पर जो 28 सालों से कार्यक्रम होता रहा है, बच्चों को चौपाइयों के लिए, गीता के लिए, श्लोकों के लिए जो कंपटीशन कराया जाता है, उसका आज यहाँ पर सालाना फंक्शन है। उनको अवार्ड देने का काम किया जाता है और 25 से 30 स्कूल हर साल सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके बच्चों को रामायण की चौपाइयाँ और भगवत गीता के श्लोकों के बारे में। तो मैं समझता हूँ MC गुप्ता जी ने जो उनकी संस्था है, उन्होंने जो ये काम चलाया है, जो इस तरीके का कंपटीशन पिछले 28 साल से करा रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। बच्चों को हमारे ग्रंथों के साथ साथ जो जीवन की सच्चाई है उसके बारे में गीता जैसे ग्रंथों से पता लगता है और उनकी चौपाई और श्लोकों को याद करके जब वो अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो इससे उन्हें बहुत सफलता और बहुत आनंद की प्राप्ति होती है।